देखिए इसमें हम आगे देख रहे हैं इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, पहला है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, तो यह लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज एक्सपोर्ट। अब कई देश ऐसे हैं जहां पर कोई क्रॉप पाई जाती है, कोई क्रॉप नहीं पाई जाती है। अब यूरोप वगैरह में ताजी सब्जियां मिलना काफी मुश्किल होता है, लाइक रूस है, वहां पर हर वक्त बर्फ जमी रहती है, मतलब ज्यादातर तो यही होता है कि वहां पर बर्फ पड़ती है, इसलिए उतनी अधिक मात्रा में सब्जियां नहीं हो पाती। इसलिए कि किसी कंट्री जो कि अच्छा उत्पादन कर रही है, लाइक भारत, जैसे भारत है जो अच्छा उत्पादन कर रही है, भारत दूसरे नंबर पर है वेजिटेबल्स उत्पादन करने में, तो वो उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकती है जिससे उस आर्थिक लाभ होगा और कंट्री और देश की आय में वृद्धि होगी। फूड सिक्योरिटी, जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा है कि सब लोग क्वारंटाइन हो गए, अब लोग को भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक था क्योंकि ये तो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। तो जो एग्रीकल्चर होता है वो फूड सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, उसमें अच्छे मिनरल्स होते हैं, अच्छे विटामिन होते हैं, ये सब सारी चीजें तो होती हैं, और साथ में उसे अनाजों को भंडारित कर लिया जाता है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जा सके। इंपॉर्टेंट एलाइड सेक्टर, इंपॉर्टेंट एलाइड सेक्टर में आपके आगे मत्स्य पालन, पशुपालन, मक्खी पालन, ये सारी चीजें आ जाती हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें हेल्प भी करता है। जैसे लाइव स्टॉक में आ जाइए आप, लाइव स्टॉक में क्या है, पशुओं को पालन करेंगे आप और उसके भोजन के लिए आप जितने फील्ड क्रॉप्स का वेस्ट पदार्थ हो जाता है, जैसे भूसा, जो गेहूं काटने के बाद जो अवयव पदार्थ बच जाते हैं जिसे भूसा कहते हैं हम हार्वेस्टिंग के बाद, तो वो पशुओं को खिलाया जाता है जिससे उन्हें भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है और पशुओं से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो इसे इनका कंबाइंड फॉर्म चलता रहता है कि ये एक दूसरे से जुड़े कनेक्टेड हुए हैं। इसके बाद हम जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम आगे देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जो पहली ब्रांच है वो एग्रोनॉमी है। देखिए एग्रोनॉमी को हम मदर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, मदर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एग्रोनॉमी में क्या होता है, फील्ड क्रॉप्स की मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के बारे में हमें अध्ययन करते हैं। इसे कह सकते हैं एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी स्टडी अबाउट फील्ड क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर इकोनॉमिक रिटर्न्स। क्योंकि जब तक हमें आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें उससे आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त हो। तो इकोनॉमी को हिंदी में कह सकते हैं फील्ड क्रॉप्स का प्रबंधन करना, उत्पादन करना, अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कहलाएगा, एग्रोनॉमी। इसे सस्य विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आप उद्यान विज्ञान इसे कहते हैं। उद्यान शब्द से आप समझ रहे हैं बगीचा, यानी कि इसमें फूलों, सब्जियों की बात की जाएगी। तो हॉर्टिकल्चर में हम फूलों, सब्जियों आदि का अध्ययन करते हैं और इसे इंग्लिश में कहेंगे हम हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी स्टडी अबाउट वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड इटीसी। जेनेटिक्स, ये वैसे आप कह सकते हैं ये काफी टफ सब्जेक्ट होता है। कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में काफी अच्छे, वैसे देखा जाए तो अच्छे सब्जेक्ट सभी हैं, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काफी बच्चों को कठिन लगते हैं। अब जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में आप जीन्स का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, जीन्स का अध्ययन करते हैं। क्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे आप सोचिए कोई वैरायटी है, जैसे कोई ए वैरायटी है जो किसी क्षेत्र में उगाई जा सकती है, ठीक है, इस क्षेत्र में उगाई जा सकती है,
और ये बी वैरायटी है। ये जो ए वैरायटी है वो क्या है कि किसी रोगों से जल्दी ग्रसित हो जाती है, और ये बी वैरायटी है जो किसी अन्य क्षेत्र में उगाई जा रही है, लेकिन इस वैरायटी में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा जीन पाया जा रहा है जो इसे उन रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहा है, तो इसका जीन हम देखेंगे और वही जीन इसमें परिवर्तन कर देंगे, तो इसमें भी रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में हम उगा सकेंगे। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं जेनेटिक्स, पौधों की आनुवंशिकता का अध्ययन करना और जीनों का अध्ययन करना आनुवंशिकता कहलाता है, और इसे इंग्लिश में कहेंगे, इसे एग्रीकल्चर जेनेटिक्स कहना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली पौधों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स, हेरिडिटी एंड सो मच। चौथी ब्रांच जो है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में आप कीटों का प्रबंधन करते हैं, उन्हें यानी मैनेज करते हैं, और उनसे होने वाले क्षति का आकलन भी करते हैं। क्या करते हैं, उनसे जो क्षति हो रही है उनका आकलन करते हैं। तो आप कैसे अपनी क्रॉप को कीटों से बचा सकते हैं, उसका अध्ययन किसमें किया जाएगा, एंटोमोलॉजी में किया जाएगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट एंड पेस्ट। अब इंसेक्ट वे होते हैं जो 3 पेयर्स ऑफ लेग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जिनमें, और पेस्ट वे होते हैं जो क्रॉप्स को, वे सभी जीव जो क्रॉप्स को क्षति पहुंचाए यानी फसलों को हानि पहुंचाए, उन्हें पेस्ट कहेंगे। लेकिन इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट में आपके 2 पंखों के जोड़े होने चाहिए और 3 पेयर्स ऑफ लेग होने चाहिए, यानी ऐसे समझिए ये पेस्ट है जिसमें सब कुछ आ जाता है, और इसमें एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट में वे आते हैं जिनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग होने चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे इसे इंसेक्ट कहेंगे। अब आगे करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, अब कोई पौधा है, जैसे हम में बीमारियां लगती हैं वैसे पौधों में भी रोग लगते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब क्या है, किसी पौधे में रोग को उत्पन्न करेंगे। तो हम पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों से के प्रबंधन और कौन से रोग हैं पौधे में, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, और किन कारकों के द्वारा ये रोग पौधे में आए हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सॉइल साइंस, देखिए सॉइल साइंस यानी सॉइल के बिना तो एग्रीकल्चर, हालांकि हाइड्रोपोनिक अवेलेबल है, लेकिन लार्ज स्केल में देखें तो बिना सॉइल के आप एग्रीकल्चर को अज्यूम नहीं कर सकते। तो ये तो सॉइल साइंस क्या है, मृदा कृषि विज्ञान की वह शाखा जो मृदा के बनावट, संरचना और उनके कंपोनेंट्स, उसका पीएच कितना है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उसके भौतिक गुण यानी भौतिक और रासायनिक गुण, साधारण कह सकते हैं हम, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों का अध्ययन करती है, वो क्या है, सॉइल साइंस। अगली ब्रांच है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप फसल का उत्पादन कर रहे हैं और उनसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन्हें बेचेंगे भी, उससे क्या अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करते हैं कि एग्रीकल्चर से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी में, उसका अध्ययन करेंगे किसमें, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। अगला है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में हम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि किसी एरिया में कितना उत्पादन किया गया। ये मान लीजिए कोई एरिया है, ये कोई एरिया है जिसमें अलग अलग क्षेत्र में कुछ उत्पादन किया जाएगा, तो उसका आंकड़े बनाए जाएंगे। जैसे आप आसानी से पढ़ लेते हैं कि किसी क्षेत्र में पहले स्थान पर भारत है, अमेरिका, जैसे दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर, लेकिन इसका आकलन कौन करेगा, तो इसका आकलन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किया जाता है कि कितना उत्पादन किया गया और किस राज्य में कितना हुआ और कौन प्रथम स्थान पर है, कौन द्वितीय स्थान पर है, तो इनका आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे
चैनल एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।